हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 14 और 14 अक्टूबर का जो एनालिसिस बचा रह गया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 15 का मैंने डाल दिया है, 15 अक्टूबर का ऑलरेडी डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं, है ना, चैनल में। और जो बचा है वो हम देख लेते हैं 13 और 14 का, ठीक है ना। सबसे पहले जो न्यूज़ है 13 तारीख के न्यूज़पेपर में वो ये थी कि इंडिया ने रिटरेट किया है कॉल फॉर अ सॉवरेन पैलेस्टीन स्टेट। मतलब कि इंडिया का व्यू पॉइंट क्या रहा है पैलेस्टीन को लेकर के। देखो, कभी भी यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वहाँ पे आपको दिमाग में केवल ये रखना है कि भले हम इजराइल के साथ अपनी फ्रेंडशिप आगे बढ़ाते हैं, लेकिन न्यू दिल्ली का जो हमेशा कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है पैलेस्टीन के ऊपर वो अभी भी अनचेंज्ड है। और हमने ये कहा है कि हम पैलेस्टीन का एक सेपरेट सॉवरेन स्टेट चाहते हैं, सेपरेट सॉवरेन स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इंडियंस जो फंसे हुए हैं इसराइल में, अभी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे हो रहा है गाज़ा स्ट्रिप को लेकर के हमास और इसराइल गवर्नमेंट के बीच में, तो उसके लिए हमने ऑपरेशन अजय चलाया है। ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया है? ताकि हम वहाँ से बाहर निकाल सकें, ठीक है ना। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी, इंडिया की रैंक 111 आई है आउट ऑफ 125 कंट्रीज़ इन हंगर इंडेक्स, ठीक है ना। तो इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज़ इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है? पहला सवाल ये है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता है एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये आयरिश एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एंड जर्मन एनजीओ है वेल्ट हंगर हिल्फे। याद रखिएगा, जर्मन एनजीओ है वेल्ट हंगर हिल्फे और आयरिश एनजीओ है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। इन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, 18.7% के आसपास है, और एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन है। देखो, हंगर इंडेक्स निकालने के लिए 4 मेजर पैरामीटर्स लिए जाते हैं। एक है चाइल्ड वेस्टिंग, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है अंडर नरिशमेंट, एंड चौथा है मॉर्टेलिटी, ठीक है ना। तो 4 इन पैरामीटर्स के बेसिस में निकाला। इंडिया ने हालांकि रिजेक्ट किया है और कहा है कि ये जो ग्रुप है या जो ये रैंकिंग है ये सही से कवर नहीं करती है, कैप्चर नहीं करती है। हालांकि जो कैटेगराइजेशन दिया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा इंडिया को वो है सीरियस कैटेगराइजेशन, ठीक है ना। तो हम सीरियस कैटेगरी में हमको उन्होंने रखा है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको बताना ज़रूरी था। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। यहाँ पे बात चल रही है आर्थराइटिस की। आपको बता दूँ, वर्ल्ड आर्थराइटिस जो है वो 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। और यहाँ पे 2 तरीके के आर्थराइटिस हैं जिसको हम बोलते हैं, पहले तो RMDs से रिलेटेड है ये, है ना। अवेयरनेस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है आर्थराइटिस डे? RMDs के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए। RMD क्या है? र्यूमेटिक एंड मस्क्यूलोस्केलेटल डिसीजेस। RMD क्या है? र्यूमेटिक एंड मस्क्यूलोस्केलेटल डिसीजेस। इनके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आर्थराइटिस का मतलब सिंपल सा है, जॉइंट पेन या जॉइंट डिसीजेस, यानी कि जब इन जॉइंट्स पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है जॉइंट्स में, है ना। एंड ऐसी हंड्रेड्स ऑफ कंडीशंस आर देयर, तो इनको आर्थराइटिस कहा जाता है, ठीक है ना। र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस और एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। 2 मेजर कंडीशंस हैं इसमें, एक है ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड दूसरा है र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि आपके बोन्स के एंड को कवर करता है। कार्टिलेज क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके बोन्स के एंड्स को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट कार्टिलेज जो है बेसिकली दे वियर डाउन, कार्टिलेज वियर डाउन हो जाते हैं। अब जब कार्टिलेज वियर डाउन होंगे तो ऑब्वियसली बात है अंडरलाइंग जो बोन है वो भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स लीड टू द जॉइंट पेन्स एंड ऑल। दूसरा है र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एज के साथ ये और ज़्यादा बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। आगे आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है आगे की जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे देखो न्यूज़ है, टी इंडस्ट्री इन एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस सेज इंडियन टी एसोसिएशन इन अ रिपोर्ट। अभी इंडियन टी एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो टी इंडस्ट्री इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस हैं दे आर नॉट कीपिंग इन पेस विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टी को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उसी के साथ साथ जो टी का कॉस्ट है वो इतना नहीं बढ़ पाया है। तो जो प्राइजेस हैं वो राइज नहीं हुए हैं, लेकिन इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिस कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात चल रही है टी की, तो मैं आपको एक टी बोर्ड के बारे में बता दूँ। टी बोर्ड जो है वो बना था एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, याद रखिएगा उसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बनाया गया था। और सेक्शन 4 है टी एक्ट 1953 का। टी एक्ट भी है 1953 का, उसका सेक्शन 4 जो है उसके अंतर्गत टी बोर्ड बनाया गया है। इसी कारण से टी बोर्ड जो है आपका वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1954 आई थिंक 1 अप्रैल को ये बॉडी बनाई गई थी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
NCLAT ने के बारे में आया था, तो NCLAT के बारे में आपको बता दूं, NCLAT देखो क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। नाम से ही अपीलेट ट्रिब्यूनल, जब कोई बॉडी होती है तो वहाँ पे अपील्स जाती है। तो अब पहला सवाल था कि कहाँ कहाँ की अपील्स जाती है। तो पहली अपील यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड जो केसेस है उनकी अपील जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उनका डिसीजन कौन करता है, NCLTs। NCLT जो भी डिसीजन करेगी उसकी अपील NCLAT के पास जाएगी। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसके सेक्शन 61 के अंतर्गत जो ऑर्डर्स पास बाय NCLT उनकी अपील जाएगी NCLAT के पास। इसके अलावा जो CIC यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, उसके जो भी ऑर्डर्स होंगे उनकी अपील्स भी NCLAT के पास ही जाती है। एंड इट इज़ ऑल्सो द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हियर एंड डिस्पोज द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के भी ऑर्डर्स के अगेंस्ट की जो अपीलेट बॉडी है वो NCLAT है। न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, एंड इनको अपॉइंट कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। बाकी NCLAT के बारे में अगर आपको बताऊं बॉडी कैसी है, तो बॉडी ऑब्वियस सी बात है स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेक्शन 410 सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के केसेस के अपील्स को ये सुनता है मेजरली। बाकी मैंने आपको बता दिया है। अगली एक न्यूज़ है, IIP राइजेज एट अ 14 मंथ हाई ऑफ 10.3%। तो IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो राइज़ किया है। अब ये IIP है क्या, तो एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है ना। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग के उससे रिलेटेड है। एक बेस ईयर आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप IIP को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या पकड़ता है, क्या चीज़ को मेज़र करता है, तो मेज़र करता है ये रिलेटिव चेंज ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन कितना बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी है, उसके ट्रेंड को ये कैप्चर करने की कोशिश करता है। कंप्यूट कौन करता है, इसको पब्लिश कौन करता है, तो CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको मंथली बेसिस पे, CSO इसको मंथली बेसिस पे निकालता है। अब हालांकि CSO नहीं है तो NSO आप बोल सकते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। बेस ईयर हालांकि इसका ऑलवेज 100 वैल्यू रहती है। करंट बेस ईयर जो IIP का है वो 2011-12 है ना, तो ये आपको याद रखेगा। तो अगर 11-12 में अगर इसका बेस ईयर है, तो आप अगर मान लो करंट IIP की वैल्यू 116 आती है, इसका मतलब है 16% ग्रोथ हुई कंपेयर टू द बेस ईयर। तो अब ग्रोथ है 10.3%, मतलब 110.3 आया होगा IIP। अब ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इज़राइल और लेबनान हमास का तो हमने बहुत देख लिया है ना। अगली न्यूज़ देख सकते हैं, आफ्टर ऑब्जेक्शंस प्रपोज्ड मॉस्क इन अयोध्या गेट्स न्यू नेम एंड डिज़ाइन। तो अयोध्या में जो मॉस्क बनने वाली थी उसका नया नाम और डिज़ाइन किया गया है ऑब्जेक्शन के बाद। तो पहले इसका नाम रखा जा रहा था मस्जिद अयोध्या, तो नाम था इसका मस्जिद अयोध्या, और इसका डिज़ाइन तैयार किया था SM अख्तर ने। अब इसका डिज़ाइन तैयार किया है इमरान शेख ने, और जो नया नाम रहेगा मॉस्क का वो रहेगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है ना। तो इस मॉस्क का नाम क्या रहेगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव कर सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। NSG के जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं MA गणपति, उनका कहना है कि हमको इजराइल से सीखना चाहिए और इसीलिए अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, हर समय प्रिपेयर्ड रहना चाहिए किसी भी प्रकार के अटैक से बचने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के NSG चीफ ने कहा है, MA गणपति जी ने। I hope you will remember that as well. तमिल ऑथर शिव शंकरी कन्फर्ड द सरस्वती सम्मान। तो ये सरस्वती सम्मान कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, याद रखें KK बिरला फाउंडेशन देता है। सरस्वती सम्मान 2022 का दिया गया है शिव शंकरी को, और इनकी नॉवेल है, बुक है सूर्यवंशम, है ना। ये अमिताभ बच्चन वाली मूवी नहीं है, सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान 2022। ये अवार्ड दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा, याद रखिएगा। एंड इसमें प्लैक होता है, प्राइज मनी रहता है 15 लाख रुपए का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी।
द केस ऑफ कास्ट सेंसस इन इंडिया। अब ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि भैया मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी कम्युनिटीज़, ठीक है ना, इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और 50% की सीलिंग भी रखी गई थी इंदिरा साहनी केस के द्वारा, आप सबको पता होगा। 1992 में इंदिरा साहनी केस ने अपहेल्ड भी किया था ओबीसी रिजर्वेशन को, है ना, एंड कहा था कि भाई ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप दे दीजिए। अब देखो क्यों फुल कास्ट सेंसस की बात की जा रही है, ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से पॉपुलेशन शेयर को अंडरस्टैंड किया जा सके। एंड कई लोगों को ये अपोजिशन क्यों करते हैं लोग कि कास्ट सेंसस ना हो, ताकि जो रियल पॉपुलेशन शेयर है ओबीसीज़ का अगर वो पता चल गया तो काफ़ी लोग डिमांड करने लगेंगे और ज़्यादा कोटा और ज़्यादा रिजर्वेशन इंक्रीज़ होने की। तो ऐसा माना जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर 50% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी है, तो 50% का क्राइटेरिया तो देखो कब का हट चुका है। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रिजर्वेशन बियॉन्ड 50% भी वैलिडेट किया है। इनफैक्ट अभी 10% जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसके बाद तो 50% की लिमिट ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है। तो क्यों ना एग्जैक्ट नंबर सर्टेन नंबर पे आया जाए, ताकि ज़्यादा एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की जा सके, फुल कास्ट इन्यूमरेशन किया जा सके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के द्वारा। और जब आपको फुल्ली पता रहेगा कि कौन सी कम्युनिटी के कितने लोग हैं, तो आप ज़्यादा बेटर उनकी हेल्प कर पाओगे इन द पॉलिसी मेकिंग। दिस इज़ वॉट हैज़ बीन मैंशनड इन दिस आर्टिकल। थोड़ा सा मैं इसमें इस आर्टिकल में एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आया था, वो भी बता दूं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। याद रखिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या मेजर करता है? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस तरीके से पर्सन के वेलबींग को, लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज स्टिल हैज़ मोर देन 230 मिलियन पुअर पीपल हु आर पुअर। 230 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं, और इंडिया को भी वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। एंड 18.7% पॉपुलेशन इंडिया की वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग आपको पता है 111 है 125 कंट्रीज़ में। तो वो सारी चीज़ें भी मेंशन की गई कि भाई इसमें भी कास्ट सेंसस मदद कर सकेगा कि कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं, तो और ज़्यादा बेटर आप उनकी मदद कर सकते हो। अब देखो, जैसे इसी चीज़ से रिलेटेड ये एडिटोरियल भी है, की स्टेप बाय बिहार टू प्रमोट बेटर सोशल जस्टिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कास्ट बेस्ड सेंसस को सपोर्ट करने के लिए क्यों ऐसा किया है, क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ऑथर ने कही है हिस्टोरिकल इनजस्टिस। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ये आज का नहीं है, बहुत पहले से हिस्टोरिकल ऑपरेशन, हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन जो है वो चल रहा है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंटरवीन करे और हिस्टोरिकल इनजस्टिस को दूर करे। अब कैसे करेगा? पहले आपको पता तो हो किसके साथ हुआ है, इस कारण से कास्ट सेंसस नेसेसरी है। दूसरा जो ऑथर का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इनको दूर करने के लिए आपको अफर्मेटिव एक्शन करने हैं। अब अफर्मेटिव एक्शन आप कैसे करोगे? जब आपको डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बारे में पता रहेगा, उनके एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को आप बढ़ावा दे सकते हो। तीसरा रीज़न ऑथर ने कहा है ह्यूमन राइट्स। भैया डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ऑब्वियस बात है ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है, तो कास्ट को सेलेक्ट तो करो, पता तो चले, आप उसको दूर करो। देन सोशल कोहेजन, तो ऑथर ने कहा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोशल डिविजन्स को परपिचुएट करता है, और जब कास्ट जो है सोशल डिवीजन को परपेचुएट करेगा तो सोशल कोहेजन नहीं हो पाएगा एंड इनइक्वालिटी का सेंस आएगा, तो उसको भी दूर करने के लिए आप ये कर सकते हैं। देन फिफ्थ इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिंडर करता है ना, तो इसलिए भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन ऑथर ने कहा एजुकेशन को प्रमोट करो, ग्रुप्स को एजुकेशन अगर आप दोगे तो डिस्क्रिमिनेशन कम से कम होगा। एजुकेशन में ऐसी चीज़ें लाओ, ऐसी स्टोरीज लाओ, है ना, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट जब सबको एजुकेशन प्रोवाइडेड रहेगा तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट की बात ऑथर ने कही कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लिमिट कर देता है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर मान लो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना रखता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उन लोगों को जॉब नहीं दूंगा जो मुझे लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते, तो इस कारण से डिस्क्रिमिनेशन कई बार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी लिमिट करता है।
देन ऑथर ने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, दलित्स एंड मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी होना चाहिए प्रॉपर, और उसको भी मेजर करते रहना चाहिए, है ना। एंड लास्ट है सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस जो है वो फैलानी है लोगों के बीच में, सेंसिटाइजेशन एंड लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कर सकें। यहाँ पे देखो लिखा है, देयर इज एन एपोक्रिफल स्टोरी विच टॉक्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउली। बाउली क्या होती है? स्टेपवेल होती है। और सूफी खनका, ये शब्द लिख लेना, खनका यानी रेस्ट हाउस। यूपीएससी पूछ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी, पूछ सकता है दोबारा। खनका क्या होता है? तो ये रेस्ट हाउस होता है सूफी भाषा में, ठीक है ना, याद रखिएगा। दैट इज़ अ थिंग जिस कारण से मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अगले दिन का न्यूज़पेपर देख लेते हैं अब। तो कल के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि नीरज चोपड़ा जी जो हैं उनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। 11 नॉमिनीज़ हैं इस प्रेस्टिजियस ऑनर के लिए। एंड इसमें 3 वे वोटिंग प्रोसेस होती है, 3 वे वोटिंग प्रोसेस होती है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द डे के लिए, एथलीट ऑफ द ईयर के लिए। तो 3 वे वोटिंग कैसे होती है? तो पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल जो है एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स फैमिली जो है वो पहले अपने कास्ट करते हैं वोट्स बाय ईमेल। फिर उसके बाद फैंस जो हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं वाया द वर्ल्ड एथलेटिक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो एक वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल होती है पहले वोटिंग, वर्ल्ड एथलेटिक्स फैमिली के द्वारा की जाती है, फिर फैंस जो हैं वो भी अपनी वोटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग वर्ल्ड एथलेटिक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए, ताकि एथलीट ऑफ द ईयर जो है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, वो नीरज चोपड़ा को ही मिले। अब IOC ने अप्रूव किया है T20 क्रिकेट को फॉर 2028 LA ओलंपिक्स। तो ये जो है लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो 2028 में होंगे उनके लिए T20 क्रिकेट को लिया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश, इनको भी IOC के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि ये भी मतलब उसका हिस्सा रहेंगे, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ है, वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट विल नॉट अफेक्ट IMEC। अब IMEC क्या है? यह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है ये? इसमें इंडिया है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, US है। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? ताकि ग्रेटर ट्रेड हो सके इन इन्वॉल्व कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द एनर्जी प्रोडक्ट्स, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी और ये सब बनाई रह सके। IMEC बेसिकली कंप्राइज करता है एक ईस्टर्न कॉरिडोर जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया टू द गल्फ रीजन, और एक नदर्न कॉरिडोर। 2 चीज़ें रहेंगी इसमें, एक तो ईस्टर्न कॉरिडोर रहेगा जो इंडिया को गल्फ से कनेक्ट करेगा, और दूसरा एक नदर्न कॉरिडोर रहेगा जो कि गल्फ रीजन्स को यूरोप से कनेक्ट करेगा। इसमें रेलवे, शिप रेल ट्रांजिट नेटवर्क एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स तीनों रहेंगे। रेलवे शिप बेस्ड भी रहेगा और रोड भी रहेगा। इसके अलावा कॉरिडोर विल इंक्लूड अ रेल लिंक एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड हाई स्पीड डेटा केबल। तो हाई स्पीड डेटा केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी केबल सब इसका पार्ट रहेंगे। ये ओवरऑल एक इनिशिएटिव आपको G7 का पता होगा, PGII है ना, PGII जो इनिशिएटिव है ना उसके अंतर्गत ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। PGII क्या है? ये ग्लोबल इनिशिएटिव है बाय द G7 नेशंस, जो कि फंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को, है ना, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इन द डेवलपिंग नेशंस। तो ये PGII के अंदर ये भी याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अगली न्यूज़ है, देखो, न्यू ई-कॉमर्स साइट टू शोकेस एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। अब एक एफर्ट लाई जा रही है EESL द्वारा। EESL क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है PSUs का, है ना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है PSUs का, आता ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है। ये सेटअप करेगा एक ई-कॉमर्स पोर्टल जो कि एक्सक्लूसिवली फीचर करेगा ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो कि हाईएस्ट एफिशिएंसी रेटिंग्स होगी जिनकी। क्या होता है, लोगों को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लोग ज़्यादा डिमांड करते नहीं है एनर्जी एफिशिएंट उनका। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको पता ही नहीं कि कहाँ से मिलेगा। तो कुकर से लेकर के फ़ैन तक, रेफ्रिजरेटर से लेके कोई भी डिवाइस अगर आपको लेना है तो 5 स्टार या अबव रेटिंग का ही आप ले पाएंगे EESL के द्वारा, EESL के इस मतलब प्लेटफॉर्म के द्वारा, ई-कॉमर्स। एक न्यूज़ देखो, आई थी नो टेकर्स फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज इन कन्नड़ा मीडियम फॉर अ 3rd ईयर इन अ रो। तो ये एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कहीं मेंस आंसर राइटिंग जो रीजनल लैंग्वेजेस में इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात की जाती है, अगर कभी आए तो आप ये फैक्ट्स लिख सकते हैं। कन्नड़ा मीडियम में तीसरे साल एक भी इंजीनियरिंग कोर्स करने वाला नहीं मिला। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट इज़ इट। शनिवार का दिन था, ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई थी, जो आई मैंने आपको बता दी। दैट इज़ इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।